बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में विक्रम सिंह नामक राजा शासन करते थे। वे न्यायप्रिय, पराक्रमी और अत्यंत दानी राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें देवता समान पूजती थी, क्योंकि वे कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। परंतु राजा विक्रम सिंह की दान देने की एक विशेष शर्त थी। राजा ने अपने दरबार में यह नियम स्थापित कर रखा था कि जो भी उनसे कुछ मांगने आएगा, उसे पहले उनके द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि याचक सही उत्तर दे देता, तो राजा न केवल उसकी मांग पूरी करते, बल्कि उसे मनचाही पुरस्कार राशि या वस्तु भी प्रदान करते। लेकिन यदि वह उत्तर न दे सका, तो राजा बिना कोई दान दिए उसे विदा कर देते। एक दिन राजा विक्रम सिंह के भव्य दरबार में एक अजनबी राही पहुंचा। महाराज, मैं एक दूर देश का यात्री हूँ। यात्रा के दौरान मेरी सारी संपत्ति लुट गई है। मैं आपके न्याय और दानशीलता की महिमा सुनकर यहाँ आया हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। वत्स, तुम्हारी सहायता अवश्य की जाएगी, परंतु हमारे राज्य की परंपरा के अनुसार तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे, तो जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। लेकिन यदि उत्तर नहीं दे पाए, तो मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। महाराज, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। कृपया प्रश्न पूछें। तुमने कहा कि तुम एक यात्री हो, लेकिन यात्री तो सिर्फ दो है। अब बताओ कौन कौन। यात्री उस सवाल के जवाब पर बहुत देर तक सोचता रहता है, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिल पाता, क्योंकि वह सवाल ही अत्यंत कठिन था। महाराज, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। मुझे माफ कीजिए। मुझे माफ कर दो, ये मेरा नियम है। अगर तुम जवाब नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, पर तुम एक रात ये महल में रुक सकते हो। महाराज, मेरी आपसे एक विनती है। क्या आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं? हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है सूर्य और चांद। यात्री ने जब महाराज का उत्तर सुना, तो वह विस्मित रह गया। महाराज ने जिस धैर्य और बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि वे कितने ज्ञानवान और दूरदर्शी हैं। यात्री फिर से अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और महल की ओर प्रस्थान करता है। अगले दिन सुबह होती है। उसी राजा के राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका एक छोटा सा कुटिया जैसा घर था। उसी कुटिया में वह अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ रहता था। अजी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठी हैं? इतनी परेशान क्यों हैं? मैंने आज तक आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। हमारी बेटी की शादी का दिन नज़दीक आ गया है और अभी तक पैसों का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। तुम ही बताओ, मैं परेशान न हूं तो क्या करूं? हाँ जी, बात तो सही कही आपने। पर अजी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप तो जानते हैं हमारे राजा इतने दानवीर और समझदार हैं। आप बस उनके पास जाइए, वो हमारी परेशानी सुनेंगे और आप देखेंगे कि वो हमारी बेटी के लिए जरूर मदद करेंगे। हाँ, भाग्यवान राजा तो दानवीर हैं, लेकिन तुम भी तो उनकी आदत जानती हो। वह हमेशा दान देने से पहले कोई न कोई सवाल पूछते हैं। अगर किसी भी सवाल में मैंने गलती की, तो वह हमें दान नहीं देंगे। आप
आप इतना परेशान क्यों होते हैं? आप तो इस गांव के सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आपने इतनी सारी पुराण और शास्त्रें पढ़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप जाइए, आप जरूर सवाल का जवाब देंगे। ठीक है भाग्यवान, तुम्हारी बात भी सही है। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है, शायद हमें दान मिल जाए। मैं कल सुबह चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह होती है और ब्राह्मण राजा के दरबार में राजा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक ब्राह्मण हूँ और अपनी बेटी के विवाह के लिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। आप तो इतने दानी हैं, क्या आप हमारी सहायता करेंगे? जी ब्राह्मण देव, यह तो मेरा परम सौभाग्य होगा कि मैं आपकी सहायता कर सकूं और आपकी सुपुत्री के विवाह में अपना भी स्नेहिल सहयोग प्रदान करूं। किंतु ब्राह्मण देव, आप भली भांति जानते हैं कि मेरा एक नियम है, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा, मैं उसी को दान प्रदान करता हूं। तो कहिए, क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं? महाराज, मुझे पता है। कृपया आप पूछिए, जो भी आपको पूछना है। ठीक है, ब्राह्मण देवता, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और आप मेरी उन कहानियों को पूरा करना, और अगर आप सही ढंग से उसे पूरा नहीं कर पाए तो मैं आपको दान देने में असमर्थ रहूंगा। वीरपुर गांव में राजा चंद्रसेन थे, जिनकी पुत्री थी पद्मा, जो कि बहुत ही सुंदर और गुणवंती थी। लेकिन उन्हें कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आता। एक दिन राजा अपने कक्ष में परेशान बैठे हुए थे। तभी रानी सुभद्रा वहां आ जाती है। क्या हुआ महाराज? आप इतने चिंतित क्यों हैं? महारानी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। राजकुमारी को कोई भी लड़का पसंद नहीं आता। अब उनकी उम्र भी हो गई है। महाराज, आप चिंता मत कीजिए। राजकुमारी बहुत समझदार है। वह अपने लिए योग्य वर अवश्य ढूंढ लेगी। नहीं महारानी, अब बहुत हो गया। मैंने उन्हें बहुत समय दिया, परंतु उन्होंने अब तक किसी भी वर को अपने योग्य नहीं समझा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं स्वयं उनके लिए स्वयंवर आयोजित करवाऊंगा और उसी स्वयंवर में उनके लिए वर चुना जाएगा। जिस वर का चयन मैं करूंगा, उन्हीं से उनकी शादी होगी। नहीं नहीं महाराज, ऐसा गजब मत करना। जब हमारी राजकुमारी को कोई लड़का पसंद आ जाएगा, तब वो खुद ही आपको शादी के बारे में कह देंगे। और अगर आपको उनकी ज्यादा ही फिक्र हो रही है, तो आप खुद उनसे बात कर लेना। ठीक है महारानी, मैं कल खुद राजकुमारी से बात कर लूंगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही राजा राजकुमारी के कक्ष की ओर चल पड़ा। राजकुमारी, मैंने तुम्हारे विवाह के लिए दूर दूर से कई योग्य वरों को बुलवाया, पर दुख की बात है कि तुम्हें अब तक कोई भी पसंद नहीं आया। मैं इस बात से अत्यंत चिंतित हूँ। तुम्हारी आयु भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब समय आ गया है कि तुम कोई निर्णय लो। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन कर सकता हूँ। वहाँ अनेक राजकुमार और वीर योद्धा उपस्थित होंगे और तुम जिसे चाहो उसे अपने वर के रूप में चुन सकती हो। नहीं नहीं पिताजी, मुझे स्वयंवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्वयंवर में मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से राजकुमार में कौन सा गुण है? अगर मुझे कोई राजकुमार पसंद आया, तो मैं आपको खुद बता दूंगी। नहीं नहीं राजकुमारी, अब आपकी एक भी नहीं चलेगी। अब मैं कल 3 युवाओं को बुलाऊंगा और आपको इन तीनों में से किसी एक को पसंद करना पड़ेगा।
और उन्हें ही अपने वर के रूप में चुनना पड़ेगा। ठीक है पिताजी, अगर मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं आया तो मैं उनसे विवाह न करूंगी। सुबह होती है और राजा उन तीनों युवक को बुलाता है। राजकुमारी, ये देखिए, ये है तीनों राजकुमार। अच्छा, लेकिन इनमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो मैं इनसे विवाह करने के लिए राजी हो जाऊं? हम बताइए कि आप में क्या विशेषताएं हैं। महाराज, मैं कपड़ा बेचकर जितना भी धन कमाता हूँ, उसका एक हिस्सा मैं देवताओं को चढ़ाता हूँ, एक हिस्से को अपने ऊपर खर्च करता हूँ, और एक हिस्सा बचाकर रखता हूँ, और एक हिस्से को अपनी पत्नी के लिए रखता हूँ। और यह कला सिर्फ मुझे ही पता है। अगर तुम मुझसे शादी करोगी, तो तुम्हें कभी भी पैसे की तंगी नहीं देखनी पड़ेगी। हाँ, बताइए, तुम में ऐसा क्या खास गुण है जो मेरी बेटी तुमसे विवाह करे? महाराज, मैं सभी पशु पक्षियों की बोली जानता हूँ। मैं किसी भी पशु पक्षी की बोली आपको सुना सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। और हाँ महाराज, मुझे सारे वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान है। अगर आप चाहे तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, समय आने पर हम आपकी परीक्षा लेंगे। हाँ, बताइए, तुम में ऐसा क्या खास गुण है जो मेरी बेटी तुमसे विवाह करे? महाराज, पशुओं की आवाज निकालना कोई बड़ी बात नहीं, और वेद उपनिषदों का ज्ञान भी बहुतों के पास होता है। और पैसों को कैसे और कहाँ खर्च कर करना है, ये भी बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन जो मुझ में विशेषता है, वह बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। मैं शब्द भेदी बाण चलाना जानता हूँ, और मेरा निशाना बिल्कुल सटीक लगता है। जहां से भी आवाज आती है, मैं वहीं पर बाण चलाता हूँ, और मेरा निशाना आज तक नहीं चुका। हाँ, तो राजकुमारी जी, अब आप बताइए कि इन तीनों में से कौन सा वर है जो आपके लिए योग्य है? हाँ, ब्राह्मण जी, अब आप इसी प्रश्न का उत्तर दीजिए कि राजकुमारी इन तीनों में से कौन सा वर अपने लिए चुनेगी? महाराज, जैसा आपने कहा कि राजकुमारी अत्यंत सुशील और विदुषी थी, उसी प्रकार मैंने भी इस कथा में सुना कि पहला राजकुमार धन को बढ़ाने में निपुण था, दूसरा राजकुमार पशुओं की भाषा समझने का गुण रखता था, परंतु तीसरे राजकुमार में एक अलग ही विशेषता थी, जो शायद राजकुमारी को सबसे अधिक प्रिय लगी, क्योंकि उसे शब्द भेदी बाण चलाना आता था। यह कला हर पुरुष के बस की बात नहीं होती। इसलिए मुझे यही लगता है कि राजकुमारी को तीसरे राजकुमार से ही विवाह करना चाहिए। मुनिवर, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैं आपके जवाब से बहुत प्रसन्न हूं। परंतु मुनिवर, मैं आपसे सिर्फ एक और सवाल पूछना चाहता हूं। कृपया आप पूछिए, जो भी आपको पूछना है। ठीक है, ब्राह्मण देवता, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक गांव के गरीब मजदूर की है जिसका नाम भोलू था। भोलू अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था जो गांव के किनारे पर था। भोलू एक मेहनती मजदूर था जो दिन भर मजदूरी का काम करता था। माँ, आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि आप कुछ काम मत किया कीजिए, मैं करा लूंगा सारे काम। अरे बेटा, तू भी क्या क्या करेगा? घर संभालेगा या खेत संभालेगा? वैसे भी मैं तुझे कब से कह रही हूँ कि मुझे एक बहू ला दे तो मैं आराम से बैठूंगी। अरे माँ, इतनी सी खेती में हमारा गुजारा होना ही इतना मुश्किल है, तो एक और का गुजारा कैसे होगा? अगले दिन भोलू जब मजदूरी करके वापस लौटता है, तब वह देखता है कि उसकी माँ बिस्तर में पड़ी हुई बुखार से कांप रही है। माँ माँ, क्या हुआ माँ? आपका पूरा शरीर आग से तप रहा है। चलिए, मैं शीघ्रता से आपको वैद्य जी के पास ले चलता हूँ।
वैद्य जी देखिए ना, मेरी माँ बहुत ज्यादा बुखार में है। बेटा, अभी तो मैंने इन्हें औषधि दे दी है, लेकिन इनका उपचार मुझसे नहीं होगा। तुम एक काम करो, शहर जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर को अपनी माँ को दिखाओ। लेकिन बेटा, तुम्हें कम से कम 15,000 रुपयों का इंतजाम करना पड़ेगा। 15,000 वेद जी, ये तो बहुत ज्यादा है। पर कोई बात नहीं, माँ के लिए मैं इतने पैसों का इंतजाम तो कर ही सकता हूँ। तो ठीक है, भोलू, तुम 15,000 का इंतजाम करो और माँ को लेकर शहर में किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लाओ। यही सोचते सोचते भोलू घर के लिए निकलता है। भोलू, तू इतने रुपए का इंतजाम कैसे करेगा? देख भोलू, अब मेरी उम्र हो गई है। तू इतना परेशान नहीं हो। नहीं माँ, आप ऐसे मत बोलो। वो सेठ है ना, जो पिताजी के अच्छे दोस्त भी थे, मैं उनसे मदद ले लूंगा। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। वो सेठ बहुत कंजूस है बेटा। वो हमें पैसे नहीं देगा। पर फिर भी तू चाहता है तो एक बार मिल आना। भोलू सेठ से मिलने के लिए निकल पड़ता है। सेठ जी, सेठ जी, मुझे 15,000 रुपए की आवश्यकता थी। मेरी माँ बहुत बीमार है और वैद्य जी ने कहा है कि उन्हें शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। क्या 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 15,000 कसम चिल्लर की। मैंने इतने रुपए तो एक साथ खुद भी खर्च ना किए होंगे। और तू एक मामूली सा छोड़ा रहा है। मैं तुझे इतने सारे पैसे क्यों दूंगा? सेठ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अभी मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है और आपके अलावा पूरे गांव में मेरी सहायता और कोई भी नहीं कर सकता जी। लेकिन सेठ जी, आप मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। इस नाते तो मेरी सहायता कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा मदद। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब तुम मुझे एक कागज में आग और दूसरे में हवा लाकर दोगे। अगर तुमने मुझे वो ला दी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अगर नहीं ला पाए तो पैसे तो भूल जाना। अच्छा, तो ब्राह्मण जी, अब आप बताइए कि भोलू कागज में हवा और आग लेकर कैसे जाएगा? महाराज, मुझे इसका एक सरल उत्तर पता है। तो भोलू उसी कागज के एक टुकड़े से पंखा बना लेगा और दूसरे टुकड़े से एक मोमबत्ती बना सकता है। मुनिवर, मैं आपके जवाब से बहुत प्रसन्न हुआ और मैं अपनी तरफ से आपकी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। मेरा यह सौभाग्य होगा कि मैं आप जैसे ज्ञानी के कुछ काम आ रहा हूँ। धन्यवाद महाराज, हमारी मदद करने के लिए। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा।